जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बल आघूर्ण के बारे में। तो देखें बल आघूर्ण क्या है, जरा इसको आप ध्यान से देखें। जैसे सपोज कीजिए ये डस्टर है और अगर हम यहाँ इसको रख लेते हैं और इसके ऊपर अगर हम बाहर से बल लगावें तो जब बल लगाते हैं तो यह पिंड अपने अक्ष पर घूमना शुरू करता है। तो अगर इसके ऊपर बाहर से बल नहीं लगाया जाता तो यह अपने अक्ष पर नहीं घूमता। तो बल आघूर्ण क्या है? बल का वह गुण जिसके कारण कोई पिंड अपने अक्ष के परितः घूमने लगता है, तो बल के इसी गुण को ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण को टॉस से प्रदर्शित किया जाता है। बल आघूर्ण को टॉस से प्रदर्शित किया जाता है। इसको बहुत लोग टाउ भी कहते हैं। अब अगर कोई दृढ़ पिंड है, ये देखें दृढ़ पिंड है और इस दृढ़ पिंड पर कोई बाह्य बल लगा हुआ है। देखिए ये दृढ़ पिंड है और इस दृढ़ पिंड पर कोई बाह्य बल लगा हुआ है। तो जब किसी दृढ़ पिंड पर कोई बाहर से बल लगता है ना, तो इस पिंड का एक अक्ष बन जाता है और उसी अक्ष के परितः यह पिंड अपने जगह पर घूमने लगता है। अब देखें, अगर यहाँ पर लगने वाला बाह्य बल F हो और ये सेंटर, ये जो है इसका गुरुत्व केंद्र हो जाता है पिंड का, और अगर जिस स्थान पर बल लग रहा है वहाँ से घूर्णन अक्ष की दूरी अगर r हो, तो बल आघूर्ण टा इज इक्वल टू F इंटू R होता है। बल तो सदिश राशि है और ये जो लंबवत दूरी होती है यह भी सदिश राशि होती है, इसलिए बल आघूर्ण जो होता है ये सदिश राशि होती है। तो बल आघूर्ण वेक्टर टा इज इक्वल टू वेक्टर F क्रॉस वेक्टर R हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसका मात्रक देखें तो बल का मात्रक आपको मालूम है न्यूटन होता है और ये R है, लंबवत दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। यह सदिश राशि होती है, इसको आप ध्यान में रखे रहेंगे। अब अगर हम इसकी बीमा निकालना चाहें तो बल की बीमा आपको मालूम है कि ml t-2 होती है और ये r है, लंबाई है, दूरी है, तो इसकी भी बीमा आपको मालूम है यल होती है। और इसको जब हम एक जगह कर देंगे तो यह ml स्क्वायर t-2 होता है। तो बल आघूर्ण की जो बीमा होती है वह ml स्क्वायर t-2 होती है। और आप ये भी याद रख रहिएगा कि बल आघूर्ण की बीमा कार्य की बीमा के बराबर होती है और यही बीमा ऊर्जा की भी होती है। तो ये रहा बल आघूर्ण। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जड़त्व आघूर्ण के बारे में। तो सबसे पहले जड़त्व के बारे में आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि किसी भी वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। और अब जड़त्व आघूर्ण हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर कोई पिंड अपने अक्ष के परितः घूम रहा है, यानी घूर्णन गति कर रहा है, या कह सकते हैं कि कोणीय गति कर रहा है, तो कोणीय गति करते हुए किसी पिंड का वह गुण जो अपने ऊपर लगने वाला और जो अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, तो वस्तु का यह गुण जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। जड़त्व आघूर्ण को हम I से प्रदर्शित करते हैं। और देखें
अगर किसी पिंड का द्रव्यमान कैपिटल यम हो और उसके घूर्णन अक्ष की त्रिज्या आर हो, तो जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने का फार्मूला I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। और देखिए यह भी आघूर्ण है, तो जहां आघूर्ण शब्द लगा होगा वहां सदिश राशि होगी, चाहे बल आघूर्ण हो, चाहे जड़त्व आघूर्ण हो, चाहे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो, चाहे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो, जहां आघूर्ण शब्द लगा है वहां आप समझ लीजिएगा कि सदिश राशि है। अब जरा हम लोग इसका मात्रक देख लें, तो यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और आर दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर, तो ये मीटर हो जाएगा। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। अब अगर हम लोग इसकी बीमा निकालना चाहें तो देखें, यम द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा यम, आर त्रिज्या, त्रिज्या लंबाई होती है, लंबाई की बीमा यल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो जड़त्व आघूर्ण की जो बीमा होती है वो एम एल स्क्वायर होती है। अब अगर हम किसी पिंड की कल्पना करें, ये कोई दृढ़ पिंड है, हम मान लेते हैं कि कोई दृढ़ पिंड कई छोटे छोटे कणों से मिल करके बना हुआ है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3, m4 एंड सो ऑन यमयन हैं। और घूर्णन अक्ष, यहाँ घूर्णन अक्ष होगा, घूर्णन अक्ष से उनकी दूरी r1, r2, r3, r4 एंड सो ऑन rn है। और अगर इनके जड़त्व आघूर्ण अलग अलग कणों के जड़त्व आघूर्ण, तो अलग अलग कणों के जड़त्व आघूर्ण अगर I1, I2, I3, I4 एंड सो ऑन In हो, तो अगर इसी फार्मूले का हम यूज करें तो देखिए I1 इज इक्वल टू हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर। I2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर। अगर I3 की वैल्यू हम निकालेंगे तो m3 r3 स्क्वायर, और फिर I4 की वैल्यू निकालेंगे तो m4 r4 स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर इसी तरह से हम लास्ट वाले कण का जड़त्व आघूर्ण निकाले In, तो ये हो जाएगा आपका mn rn स्क्वायर। अगर हमको संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो जानते हैं क्या करते हैं, संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए ये जो अलग अलग कण है ना, इनके जड़त्व आघूर्णों को जोड़ लेते हैं तो पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकल जाता है। यानी I की वैल्यू ज्ञात करनी होगी तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा In। अलग अलग कणों के जड़त्व आघूर्णों को जोड़ देंगे तो पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण हमको मिल जाएगा। तो देखिए I इक्वल टू सबकी वैल्यू हम रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा m4 r4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा mn rn स्क्वायर। और हम आपको बता दें, ये देख रहे हैं कि एक 1 से लेकर के n में, यानी पहले कण से लेकर के अंतिम कण के जड़त्व आघूर्णों का ये योग है। तो योग को प्रदर्शित करने के लिए हम सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा का मतलब होता है पहले पद से लेकर के अंतिम पद तक का योग, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एम आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, तो अगर हम चाहें तो यहाँ एम आई आर आई कर सकते हैं, या रहने दीजिए ऐसे ही, ये सिग्मा एम आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से जब सिग्मा हटाएंगे ना, तो सिग्मा जब हटाएंगे तो स्मॉल एम के जगह पे कैपिटल एम हो जाएगा।
और स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर हो जाएगा, यानी आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो हमको जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। अब एक बात आप याद रखे रहिएगा कि हमको कई जगह सिग्मा एम आर स्क्वायर मिलेगा। जब आगे हम लोग सूत्रों का डेरिवेशन करेंगे ना, तो उसमें सिग्मा एम आर स्क्वायर मिलेगा, और सिग्मा एम आर स्क्वायर का मतलब यहाँ से लेकर के m1 r1 स्क्वायर से लेकर के mn rn स्क्वायर तक हो जाएगा। और ज़रूरत पड़ेगी तो इसके जगह पे हम आई रख देंगे। तो इसको आप याद रखे रहिएगा। तो ये रहा जड़त्व आघूर्ण। अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन पढ़ेंगे, और ये है बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। जैसा कि आप जानते हैं कि बल आघूर्ण को टा से प्रदर्शित किया जाता है और कोणीय त्वरण को अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। तो टा और अल्फा में हम लोगों को संबंध निकालना है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, फिगर बिल्कुल वही होगा। माना कोई पिंड जो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3, m4 एंड सो ऑन mn हैं। घूर्णन अक्ष से उनकी दूरियां या घूर्णन अक्ष की त्रिज्याएं क्रमशः r1, r2, r3, r4 एंड सो ऑन rn हैं, और उनके जड़त्व आघूर्ण तो रहेंगे ही, अगर इनके ऊपर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो क्रमशः F1, F2, F3, F3 एंड सो ऑन। और इसी तरह से अगर हम बल आघूर्ण को मान लें तो बल आघूर्ण मान लेते हैं क्रमशः टा1, टा2, टा3, टा4 एंड सो ऑन टायन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टा इज इक्वल टू होता है F इंटू आर। हमने अभी आपको बताया था बल गुणे लंबवत दूरी, और आपको ये पता है कि F बराबर होता है m इंटू ए। तो F के जगह पे हम रख देते हैं, तो टा इज इक्वल टू F के जगह पे कर देंगे m इंटू ए आर। और रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में हमने संबंध आपको बताया था A इज इक्वल टू आर अल्फा, जहाँ A रेखीय त्वरण था और अल्फा कोणीय त्वरण था। तो अब हम A के जगह पे आर अल्फा कर दें तो देखें ये हो गया m A के जगह पे आर अल्फा और इंटू आर। तो इस प्रकार टा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखें ये m r इंटू आर स्क्वायर और अल्फा हो जाएगा कोणीय त्वरण। अब हम टा1, टा2, टा3 की वैल्यू निकालें। अल्फा कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण में परिवर्तन नहीं होता है, कोणीय त्वरण कांस्टेंट होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। तो अब अगर हम टा1 की वैल्यू निकालें तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अगर इसी तरह से टा2 की वैल्यू निकालें तो m2 r2 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अगर हम टा3 की वैल्यू निकालें तो m3 r3 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। टा4 की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा m4 r4 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम टायन की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका mn rn स्क्वायर अल्फा। अब अगर हम पूरे पिंड का हम बल आघूर्ण निकालें तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर पूरे पिंड का कोई भी मान निकालना है तो छोटे छोटे कणों का मान निकाल लिया जाए और मान निकाल करके जोड़ दिया जाएगा तो पूरे पिंड का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें टा इज इक्वल टू हो जाएगा टा1 प्लस टा2 प्लस टा3 प्लस टा4 प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा टायन। अब हम सबकी वैल्यू को यहाँ रख देते हैं तो टा इज इक्वल टू देखें m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा, सबकी वैल्यू रखी जा रही है, और प्लस हो जाएगा ये आपका m3 r3 स्क्वायर अल्फा प्लस हो जाएगा m4 r4 स्क्वायर अल्फा
प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा, ये होगा mn r1 rn स्क्वायर अल्फा। अब देखें अल्फा सब में है, सब में से अल्फा को हम कॉमन ले सकते हैं, तो टा इज इक्वल टू हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा mn rn स्क्वायर। और सब में से अल्फा कॉमन है तो हम अल्फा ले लिए हैं। और इसके बाद अब ज़रा आप ध्यानपूर्वक देखें, अब यहाँ पे जो है टा इज इक्वल टू, जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं सिग्मा एम आर स्क्वायर, और ये हो गया अल्फा। और फिर आपको अभी बताया गया था कि सिग्मा एम आर स्क्वायर जो है यह पिंड का जड़त्व आघूर्ण होता है, तो टा इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर के जगह पे आई और ये हो जाएगा अल्फा। तो टा इज इक्वल टू हो गया आई इंटू अल्फा। यह बल आघूर्ण, टा बल आघूर्ण है, अल्फा कोणीय त्वरण है और आई जड़त्व आघूर्ण है। तो यहाँ बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण के बीच हमको संबंध निकल गया। अब यहाँ से अगर हम जड़त्व आघूर्ण की डिफिनीशन निकालना चाहें तो देखें, हम इसी फार्मूले में अगर हम अल्फा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कर दें, क्योंकि ये कोणीय त्वरण है, तो अगर अल्फा के जगह पे हम 1 कर दें तो टा इज इक्वल टू हो जाएगा आई। इसका मतलब ये हुआ कि अपने अक्ष के परितः घूर्णन करते हुए किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके बल आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि उस पिंड में उत्पन्न होने वाला कोणीय त्वरण एकांक हो। तो यहाँ से आपको जड़त्व आघूर्ण की एक डिफिनीशन मिल गई। आपसे कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध निकालिए और इसकी सहायता से जड़त्व आघूर्ण की डिफिनीशन दीजिए। तो जड़त्व आघूर्ण की डिफिनीशन हम यहाँ से देखेंगे। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जो छोटे छोटे डेरिवेशन और डिफिनीशन बताए गए, ये सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।